अगर आप थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट पे गौर करें तो सबसे पहले सेल्स होती हैं, इसमें से आप CGS माइनस करते हैं, दैट बिकम्स योर GP। ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से आप एडमिन एंड सेलिंग माइनस करते हैं, दैट बिकम्स योर EBIT समटाइम, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, इसके अंदर से आप सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, देन इट बिकम्स अर्निंग बिफोर टैक्स, और उसके बाद आप इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, दैट बिकम्स नेट इनकम। आप इस इंटरेस्ट को देखें, इंटरेस्ट पहले डिडक्ट होता है और टैक्स बाद में अप्लाई होता है, दैट मीन्स कि इस पर भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। तो लिहाजा हमने भी यहाँ यही किया कि हमने जो भी KD फाइंड आउट किया उसको आफ्टर टैक्स किया। दो रीजन मैंने आपको बताई, वन इज कि आप इसको क्योंकि इंटरेस्ट की मद में ले रहे होते हैं, एक बंदे का ये इंटरेस्ट है और दूसरे की कॉस्ट है, तो लिहाजा इंटरेस्ट और कॉस्ट आपस में, इंटरेस्ट सॉरी एक साइड पे इनकम है, दूसरी साइड पे कॉस्ट है, तो जिसकी इनकम है तो ये आफ्टर टैक्स होना लाजमी है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय KP। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो KP आपके पास लेफ्ट पे आ जाएगा, प्राइस यहाँ की डिवाइड हो जाएगी, दैट बिकम्स कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। वेरी इजी, ठीक है, हमने भी यहाँ यही किया। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखें, उसने बड़ा सादी सी एग्जाम्पल दी हुई है। ये assume that basket vendors have preferred stock outstanding with a par value of 100, dividend per share 6.3। तो करंटली मार्केट में जो है 70 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, तो बेसिकली करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे, दैट इज प्राइस। तो 6.30 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 9%, KP इज 9%। और यहाँ देखें ये आफ्टर टैक्स यूं नहीं है, क्योंकि अगर हम इसी इनकम स्टेटमेंट को आगे लेके चले नेट इनकम, तो आप बेसिकली नेट इनकम के बाद डिविडेंड माइनस करते हैं, डिविडेंड ऑफ एनी काइंड, चाहे वो प्रेफर्ड स्टॉक का है चाहे वो कॉमन स्टॉक का है, डिविडेंड ऑफ एनी काइंड। ठीक है, सो बेसिकली जब आप डिविडेंड माइनस कर देते हैं तो इसको आप कहते हैं रिटेन्ड रिटेन्ड अमाउंट, जो आपकी रिटेन अर्निंग में चली जाती है। लेकिन नेट इनकम के बाद हो रहा है तो टैक्स तो ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो आप बार बार तो इसके ऊपर टैक्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। सो KP आ गया। अच्छा, KP के बाद KP बेसिकली प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक, दिस इज कॉमन स्टॉक, ठीक है, दिस इज मेथड्स टू कैलकुलेट कॉमन स्टॉक। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अगर किसी ने रिवाइज करना है, यू बेटर सी चैप्टर नंबर 4, उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बेसिकली मैं सिर्फ डिफाइन करने लगा हूँ। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहता है कि हमारे पास फ्यूचर के जितने भी डिविडेंड्स हैं, आप अगर आप उसको डिस्काउंट बैक करें, दैट शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक, और वो जो डिस्काउंट बैक करने के लिए आप डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। सेकंड मेथड है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एंड थर्ड है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्लस रिस्क प्रीमियम। इन दोनों को हम अलबत्ता देखेंगे। ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्यूचर के जितने भी डिविडेंड्स हैं, अगर आप उसको डिस्काउंट बैक करते हैं, दैट बिकम्स कॉस्ट ऑफ, दैट बिकम्स द प्राइस, करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी। और ये जो KE यूज हो रहा है, ये डिस्काउंट फैक्टर है, और ये डिस्काउंट फैक्टर आपने बेसिकली चेकआउट करना है, और ये डिस्काउंट फैक्टर अगर आप मालूम कर लेते हैं तो दैट बिकम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सिमिलरली कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हमारे पास अगर किसी को याद हो, हम कहते हैं प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KC कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस G। अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं, यानी प्राइस को इधर ले आते हैं और प्राइस को डिवाइड, इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, चलें, जिसमें से KC निकालना है, इसने चलो KE लिया हुआ तो हम KE लिख लेते हैं। तो KE माइनस G विल बी इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय प्राइस, और G यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, सो इट वुड बी इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस G, सो दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी अगर आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है तो दैट इज वेरी इजी, आप उसी के मद में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये उस वक्त होगा जब आपके पास फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अप्लाई होता हो। लेकिन अगर आपके पास किसी लेटर ईयर में, यानी 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 9 साल बाद कहीं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बाद कहीं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अप्लाई हो रहा है, तो आपको इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा।
अच्छा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की इसने एग्जांपल दी हुई है कि उसके कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग है, मार्केट प्राइस इसकी 64 है, करंट डिविडेंड उसका 3 है और डिविडेंड ग्रोथ फॉरएवर है 8%। तो उसने सबसे पहले 3 को थोड़ा सा इनहेंस किया, यानी करंट था D1 कैलकुलेट करने के लिए उसे 1.08 से मल्टीप्लाई किया, 64.80 पे उसने डिवाइड किया, प्लस 8% उसने ऐड किया, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास बनी 13%। सो ग्रोथ फेजेस अजम्पशन में क्या है, ग्रोथ फेजेस अजम्पशन में मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज करना है तो चैप्टर 4 से कर लें, जहाँ आपके पास मल्टीपल ग्रोथ्स हो और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आपके फर्स्ट ईयर में अप्लाई ना हो, लेटर किसी ईयर में अप्लाई हो, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल दोनों को इकट्ठा करना पड़ता है। और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अगर आपको फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं होता तो आपके पास ग्रोथ फेजेस हैं और ग्रोथ फेजेस के तहत फिर आप उसको इंटरपोलेट करके कैलकुलेट करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट रिवाइज चैप्टर 4। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली कहता क्या है, बड़ा आसान सा है। वो ये कहता है कि आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ द मार्केट प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बाय बीटा। आर एम बेसिकली आपका है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, आर एफ वही रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड बीटा इज योर सेंसिटिविटी या रिस्क कह लें आप उसको, जिसकी वजह से आपका रिटर्न चेंज हो सकता है। व्हाट इज आर एम? आर एफ इज रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट कौन सा होता है? जो बेसिकली आपको टी बिल्स पे मिलता है। टी बिल्स कौन से होते हैं? जो आपको बेसिकली गवर्नमेंट इशू करती है। आर एम इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और इसके अंदर जो एक चीज है बीटा, बीटा इज रिस्क सेंसिटिविटी। अच्छा, किसी को अगर मैथ की थोड़ी सी क्वेश्चन याद हो, एम एक्स प्लस सी, बड़ी कॉमन इक्वेशन है मैथ्स की ना, स्ट्रेट लाइन उसकी, ठीक है। एम एक्स, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, वी से के वाई इज बेसिकली डिफाइनिंग ओवर के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कॉमन स्टॉक। एम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ बीटा से, बी, और एक्स को कहता हूँ कि एक्स बेसिकली दो चीजों का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फ्री। और मैं सी को कहता हूँ बेसिकली सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन में तो कांस्टेंट है, बट दैट इज आर एफ, रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट इसलिए कहा कि देखें, रिस्क फ्री रेट मार्केट में कुछ भी होता रहे, गवर्नमेंट का जो रिस्क फ्री रेट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। एक सेक्टर बहुत ऊपर चला जाता है, दूसरा सेक्टर बहुत नीचे चला जाता है, मार्केट में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम जो है वो खराब भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद रिस्क फ्री रेट को गवर्नमेंट ने देना होता है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आता है। तो मैंने चीजों को चेंज कर दिया। मैंने कहा के ई इज इक्वल टू एम की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ बीटा बी, एक्स का मैंने कहा आर एम माइनस आर एफ, प्लस सी को मैंने क्या कहा आर एफ। इक्वेशन ऑफ लाइन है। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं, वी ऑलवेज से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होता है। दिस इज ओवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओवर वाई एक्सिस। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हम कहें कि मार्केट में सिर्फ रिस्क फ्री रेट ही होता है, तो ये इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है। क्यों लाइन बनेगी इस तरह की? क्योंकि हम कहते हैं मार्केट में अगर रिस्क फ्री ही होता है तो के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री। रिस्क फ्री रेट का मतलब है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये रिस्क फ्री बन गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं जी, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी होता है, सो दैट मींस कि ये लाइन फिर कुछ इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग होगी। अपवर्ड स्लोपिंग से क्या मुराद है? क्योंकि ये कांस्टेंट है प्लेस, दिस पॉइंट इज कांस्टेंट, जहां से रिस्क फ्री रेट स्टार्ट हो रहा है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इससे ज्यादा है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। लेकिन ये जो इसमें चेंज आ रहा है, यानी कि चेंज से क्या मुराद है कि ये यहां से लेकर और यहां तक का जो डिफरेंस है, ये जो स्लोप है, ये बेसिकली बीटा की वजह से है। ये स्लोप आपका किसी भी शक्ल का हो सकता है, इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक ज्यादा सेंसिटिव होगा तो इट कुड बी लाइक दिस। सो बीटा सेंसिटिविटी या मार्केट की सेंसिटिविटी को बताता है।
जब मार्केट की सेंसिटिविटी चेंज होती है तो आपका टोटल रिटर्न यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि के इज इक्वल टू बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ प्लस आर एफ, या इसको रिवर्स करके अगर आप लिखना चाहें जैसे बुक में लिखा हुआ है, सो इट कुड बी लाइक आर एफ माइनस प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, यही हम चीज देख रहे हैं यहाँ। दिस इज आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ। देखें, मार्केट के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न चेंज होना है, मार्केट के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न चेंज होना है वो ये वाला चेंज होना है, और कोई रेट ऑफ रिटर्न चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल